हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पुलिस एकेडमी में। आपको पता है कि हमारा सीआईएसएफ का स्पेशल कोर्स चला हुआ है और हर शनिवार आपका मॉक टेस्ट भी होता है। अब मॉक टेस्ट के जो रीजनिंग और मैथ का पार्ट है उसका आपको कंप्लीट एनालिसिस भी। अब जो पेड स्टूडेंट है वो तो लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन जो पेड स्टूडेंट नहीं है वो कैसे टेस्ट को देंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस कंप्लीट मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी। आपको वहां से उस पीडीएफ को लेना है और अपनी प्रैक्टिस लगानी है और उसके बाद ही आपको ये एनालिसिस की वीडियो देखनी है। ये एनालिसिस की वीडियो आपके लिए तभी लाभदायक होगी तब जब आप सबसे पहले उस पीडीएफ को अच्छे से कर लेंगे, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे और अपनी कमियां इस वीडियो के जरिए ठीक करेंगे। चलिए, आज हम मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपके मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जो आपको शनिवार का मॉक टेस्ट हुआ था उसमें आपके जो मैथ के क्वेश्चन थे उनका नंबर 26 से 50 था। आज हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, आपका जो सीआईएसएफ का मैथ का लेवल है वो ना तो हार्ड है ना बिल्कुल इजी, मॉडरेट लेवल का है। तो आपको बिल्कुल इसी ही लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट भी आपके पास हो और एटलीस्ट आप उन चीजों की तैयारी करके गए हो जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उनका फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। आपका सीजीएल का एग्जाम, कैट का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम थोड़ी है, आपका है सीआईएसएफ का एग्जाम। सीआईएसएफ के एग्जाम के अंदर क्या होता है कि आपका जो मैथ का लेवल है उसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन या ज्यादा हार्ड लेवल या ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। आप इन 25 क्वेश्चंस को देखना, आपको समझ में आएगा कि आपके क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है और ऐसा ही लेवल आएगा, ना तो इससे ज्यादा कम आएगा और ना ही ज्यादा आएगा। चलिए, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त भी जल्दबाजी नहीं करनी। उसमें आप क्या करोगे, इजी से इजी क्वेश्चन को भी आप इजी से इजी क्वेश्चन को भी आप गलत करके आओगे और वहां आपका हो जाएगा नुकसान। और जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं भी कर रखी, जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता है, उसको उस इजी क्वेश्चन का मार्क्स मिल जाएगा और आप इस रेस से बाहर हो जाओ। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें आपको कामयाबी के नजदीक ले। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए, पहला हम क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं। आप सभी को पहले क्वेश्चन पढ़ना है और प्रैक्टिस लगानी है, तब ही ये वीडियो देखनी है। आपका पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी, यानी कि कोई 5 लोग हैं, ए बी सी डी, इनकी एवरेज एज दी गई है। एवरेज एज यानी कि औसत आय दी गई है और ए और बी दो लोगों की एवरेज एज दी है 35 ईयर, सी एंड डी की दी है 42 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तो आपका वही तरीका है जो अब तक हमने एवरेज का तरीका सीखा है। हम एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है कि राशियों की संख्या का योग, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे हम लिखते हैं कि आपकी जो कुल राशियां हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से आज तक हमने अपने क्वेश्चंस को निकाला है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपका छोटा क्वेश्चन होगा, छोटी कैलकुलेशन होगी, उसके लिए तो ये मेथड बेस्ट है। लेकिन अगर कुछ लेंथी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको डेविएशन मेथड भी आना चाहिए। चलो, अब इस क्वेश्चन को हम डेविएशन मेथड से ही करेंगे। यहाँ 5 लोगों की 40 एवरेज जो है वो 5 लोगों का दिया हुआ है, जिसमें से हमें क्या पता है, आप इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 लोगों की जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 5 लोगों की जो एज है वो कितनी है, 40 है। उसमें से 2 लोगों की कितनी है, 35 है। तो आपको चेक करना है कि जो ये 35 एज है ये 40 से कितनी ज्यादा है कि 40 से कितनी कम है। हमने देखा 35 से ये 5 कम है, तो हमने लिख दिया -5। उसके बाद हमने देखा 2 लोग हैं, सी और डी, इनकी जो ऑब्जर्वेशन है, इनकी जो आय है एज की, वो क्या है, वो है इनकी 42, यानी कि 40 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो हमने इसको कर दिया +2। अब आपका कौन बच गया, अब आपका सिर्फ ई बच गया और ई की ही आपसे आय पूछी है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, -10, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 4।
ई की हमें निकालनी है और टोटल आपकी जो है वो 40 है, क्योंकि पांचों लोगों का एवरेज यहाँ पर आ चुका है, औसत जो है वो आ गया है। अब ई को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी, जब -10 में से 4 जाएगा तो आपका आ गया -6, -6 40 में ऐड हो जाएगा और ई की जो एज आ गई वो है 46, यानी कि आपका ए ऑप्शन। तो आपको इस ही तरीके से, डेविएशन तरीके से ही आपको इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है और सी की मदद से वो उस काम को 5 दिनों में करते हैं। तो समान काम को, यानी कि आपको बताना है कि जो सी है वो अकेले कितने दिन में वो काम करेगा। पहले आपको यहाँ एक चीज पता होना चाहिए कि जो कार्य होता है, यानी कि जो वर्क होता है, कार्य, समय और क्षमता, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई किसी काम को करने में ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब उसकी जो एबिलिटी है काम करने की, यानी कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, वो कम है, यानी कि वो कम काम करता है इसलिए ज्यादा टाइम लेता है। तो आप निकाल सकते हो कि टाइम जो होता है वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, यानी कि कार्य अपॉन योग्यता होता है। ठीक है, और ये ही इसका बेसिक मेथड है। क्वेश्चन कितने भी हार्ड हो जाए, अगर आपको बेसिक बस फॉर्मेट पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है और सी की मदद से वो काम को 5 दिन में कर लेते हैं। यहां आपको क्या करना है? इनका टोटल वर्क निकालना है। और टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम से। 20, 15, 5 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। चलो 60 को करते हैं तो 20 दिया 60, 15 चौके 60 और 5 से करते हैं तो 12, 12 पंजे 60 हो गया। यानी कि ए की काम करने की जो क्षमता है एक दिन की वो 3 है, बी की जो काम करने की क्षमता है वो 4 है और तीनों की जो काम करने की क्षमता है वो 12 है। यानी कि हमें एक बात पता चल गई कि ए प्लस बी की काम करने की क्षमता 7 है, तो 12 में से 7 गया तो कितना आया? यानी कि सी की क्षमता है 5 और हमें तो सी का ही निकालना है। तो आपको करना क्या है? 60 को 5 से डिवाइड करना है और ये आपका आ गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि सी जो है इस काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये तो बड़े इजी क्वेश्चन है, ये तो हो जाएंगे। देखो, इजी क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपको इजी भी लगेंगे, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया उनको ये क्वेश्चंस भी हार्ड लगेंगे। तो आप ये मान के चलो कि आपको बस कोई नई चीजें हमसे लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति 5 सेकंड में 600 मीटर लंबी सड़क पार करता है, मीटर पर सेकंड में उसकी गति क्या है? यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गति क्या है। गति क्या होती है? दूरी अपॉन समय। आपको दूरी की भी वैल्यू दी गई है और समय की भी वैल्यू दी गई है। सिर्फ 600 को आपको 5 से डिवाइड करना था और ये आपका आ गया 120। 120 चेक करो कौन सा ऑप्शन है? ए आपका ऑप्शन है। कितना टाइम लगा आपको इस क्वेश्चन को करने में? मात्र 5 सेकेंड। और अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को माइंड में भी कर सकते थे, लेकिन माइंड में आप क्वेश्चन को तब कर सकते हैं जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। किसी भी क्वेश्चन को समझने के बाद हमें करना तो कैलकुलेशन ही होता है, और कैलकुलेशन करने के लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के भी कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए आप सभी। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% के क्रमागत छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य 171 रुपए है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो डिस्काउंट यानी कि जो छूट होता है वो हमेशा आपका अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पर। और आपको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी गई है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है, आपकी कोई अंकित वैल्यू थी, एक डिस्काउंट दिया 10% का, अगर 10% का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना? 90%। दूसरा डिस्काउंट था 5% का और 5% डिस्काउंट देने के बाद बचा कितना? 94/100 और उसके बाद वो वस्तु 171 रुपए की हुई और आपको एक्स की वैल्यू बताने दी।
अब आपको ये नहीं करना कि x की वैल्यू रख के आपको ये सारे एक तरफ लेके गए और फिर इनको काटने पीटने लगे, नहीं। यहीं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो। देखो 0 से 0 गया, हमें पता है 9 को इससे काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 में 81 और 19 को करेंगे तो 19 पंजे 96 और 5 को मैंने यहाँ से काट दिया, 5 दूनी 10, 0 और आपका 0 यहाँ है कि उस तरफ गए तो x की वैल्यू हो गई 200, यानी कि उसका जो मूल्य है कितने रुपए का था, यानी कि जो मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य है वो 200 रुपए का था और 200 रुपए है आपका ऑप्शन। यानी कि सिंपल, बस आपको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद बात आती है सिर्फ आपकी कैलकुलेशन। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन पर पकड़ होगी उतना ही आप अपने क्वेश्चंस के अंदर टाइम सेव कर रहे हो। अगर आपके क्वेश्चन में 15 सेकंड लगती है, 10 सेकंड लगती है, इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन पर अच्छी पकड़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए आप सभी पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलो अब की बार हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹2000 yield ₹662 as compound interest at 10% per annum compounded annually। यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2000 रुपए की कोई राशि थी और उस पर 10% का ब्याज लगा। कौन सा ब्याज लगा? चक्रवृद्धि ब्याज। और आपको ब्याज में कितने रुपए मिले? 662 रुपए मिले। तो आपको बताना है कि कितने साल में आपको 662 रुपए मिले। पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें मिलता है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के ऊपर भी जो ब्याज चढ़ता है उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और आपका जो साधारण ब्याज होता है, यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल सेम रहता है। पता है आपको इस बात का? वो हर साल सेम रहता है। ठीक है, कैसे सेम रहता है? अगर हम यहाँ देखें 2000, देखो अगर आपको फॉर्मूले भी नहीं पता, यहाँ मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि एसआई का फॉर्मूला होता है पीआरटी। बिल्कुल आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। जो आपका अर्थमेटिक पूरा पोर्शन जो होता है, इसका मतलब होता है अर्थ निकलना, और ये कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए ये समझ, अगर आप मुझे बताइए जो इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, ब्याज के क्वेश्चन होते हैं, आपके पेरेंट्स रुपए लेते होंगे, ब्याज देते होंगे, क्या उनको सीआई और एसआई का फॉर्मूले की जरूरत होती है देने के लिए, निकालने के लिए? नहीं, समझ होती है, और उस समझ से हमने फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूले से समझ नहीं आती, समझ से फॉर्मूला बनता है। तो मैंने यहाँ क्या देखा कि भाई हमारे पास 2000 रुपए थे और 10% का उस पर ब्याज लगा। अगर आप इसका 10% निकालोगे तो क्या करोगे? इंटू 10? नहीं, 10% का मतलब होता है कि लास्ट से एक पॉइंट लगा दो, यानी कि 200 रुपए। यानी कि एक साल में आपको कितना मिला? 200। दूसरे साल में फिर आपको 200 मिलेगा, तीसरे साल में फिर आपको 200 मिलेगा, चौथे साल में फिर आपको 200 मिलेगा। ये आपका होता है साधारण ब्याज, एसआई। और इस पे भी जो ब्याज लगेगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा सीआई। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैम 200 ये है, 200 ये है, 200 ये है, 600 तो ये यही हो गई। अगर हम, ये आपका पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, और ये हमने मान लिया चलो 4 साल का, हो सकता है कि 4 साल का ब्याज हो, तो ये मैम 800 हो गया। लेकिन हमें तो सिर्फ 662 ही ब्याज मिला है। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि 4 साल से तो कम है, और 2 साल पे हमने देखा सिर्फ 400 ही बन रहा है, यानी कि 2 साल से ज्यादा है। तो यानी कि ये ब्याज आपका कितने का बना होगा? 3 साल का। तो आपका ए जो हो गया ऑप्शन सही हो गया। यानी कि 300, 600 के ऊपर कुछ आपका सीआई भी लगा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी लगा होगा, इसीलिए राशि कितनी हो गई? 662 हो गई। अब ये क्वेश्चन हमने सिर्फ समझ से निकाला है, अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि ये 3 साल का ऐसा ही है। तो यही सोच बिल्ड आपको करनी है। हमेशा पेन कॉपी लेके 1 इंटू 2 इंटू 3 हर चीज की मल्टीप्लाई करने मत लग जाया करो, चीजों को देखा करो। अगर आप चीजों को विजुअलाइज करना सीख जाते हैं, समझना, यानी कि आप उनको माइंड में ही सोच लेते हैं, तो फिर आप उन क्वेश्चंस को बड़ी ही इजी निकाल दोगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन की 2 राशि है, यानी कि मुझे नहीं पता कि आपके पास हो सकता है 50 रुपए है, 100 रुपए है, क्या है, कोई धन की 2 राशि है जिसका रेशियो है 4:5।
और आपको पता है, और उसने ये भी बता दिया हमें कि जो पहली राशि है वो 20 रुपए है। तो दूसरी राशि आपको बतानी है। ये आपकी पहली राशि मैंने मान ली, ये आपकी दूसरी राशि मैंने मान ली। अगर ये 20 रुपए है तो 20 ये कैसे बनेगी, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो ये 20 बन गई। और अगर रेशियो में आप एक तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो दूसरी राशि है आपकी 25, यानी कि है बी ऑप्शन आपका सही है, 25 रुपए है। आपको करना क्या है, अब आपकी हर संडे को एनालिसिस वीडियो, जो भी आपका मॉक होगा हर संडे उसकी एनालिसिस वीडियो आएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी तैयारी काफी अच्छे से कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, बस इनको कैलकुलेशंस को बड़ा बना दिया जाएगा, इन फॉर्मेट को और बड़ा बना दिया जाएगा और बस ऐसे ही इनको हार्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। अब इस क्वेश्चन को करो, 1200 के 3/4 के 40% का मूल्य क्या है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है ना तो आप इसको यहीं लिख लोगे, लेकिन अगर आपको लिखने की हैबिट है तो आप लिखोगे 1200 इंटू 3/4 इंटू 40/100। आप इस जीरो को भी ऐसे काटोगे। हमारी हैबिट इतनी बेकार बन चुकी है कि हम इन चीजों को भी माइंड के अंदर नहीं काट पाते, जीरो को जीरो से कट करते हैं। तो थोड़ी कैलकुलेशन को फास्ट करनी है। देखो सारा गेम ही कैलकुलेशन का है। अगर आपने कैलकुलेशन पर पकड़ बना ली ना तो CISF, CGL, FCAT, CDS सारे आपके एग्जाम निकलेंगे अच्छे से। चलो अब इसको काटते हैं। एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से 4 गया और 120 की मल्टीप्लाई जब आपने 3 से की तो कितना हो गया 3। आप सभी का भी आंसर 360 आया होगा और आपने भी ऐसे ही किया है। अब इस क्वेश्चन में 5 सेकंड भी नहीं लगता अगर आप इस क्वेश्चन को यही सोल्व कर लेते, तो थोड़ा यही सोल्व करने की कोशिश किया करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कम से कम आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट तक लगा दोगे, 2 मिनट तक वेस्ट करोगे इस कंप्लीट क्वेश्चन को करने पर। एक चीज तो मुझे यहां से समझ में आ गई, चलो पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 20% का हमने लिख लिया, चलो 20/100, 1/11, 3/13, 5/19 और ये हो गया आपका 9/28 का 152 यानी कि मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि ये पूरा क्वेश्चन कटेगा क्योंकि आपके ऑप्शंस बता रहे हैं। ऑप्शन से मुझे पता चल रहा है कि ये कंप्लीट विभाजित होगा, कंप्लीट भाग जाएगा और सारी टर्म्स कट जाएगी क्योंकि डेसिमल के अंदर यानी कि पॉइंट के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, सारे पूरे पूरे आंसर। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो काट सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ आपको डिजिटल सम आना चाहिए। देखो डिजिटल सम जो कंसेप्ट होता है वो हमारी कैलकुलेशन को, अरे ये पेन काम नहीं करता, चलो तो देख लेते हैं, काम कर गया, ठीक है। तो यहाँ अगर आपका डिजिटल सम कंसेप्ट अच्छा है, अगर आपको डिजिटल सम कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को शायद 5 सेकंड में कर रहे हो। आप भी सोचोगे मैम ये क्या कह रहे हो 5 सेकंड, हमारे तो 5 मिनट लग गई इस क्वेश्चन में और 5 मिनट लगाने के बाद भी गलत आंसर आया, आंसर आया ही नहीं सही, ठीक है। तो डिजिटल सम मैंने कंसेप्ट क्या बताया, अगर आपको डिजिटल सम कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि इस टाइप की कैलकुलेशन अगर आप सच में इस ऐसे कैलकुलेट करके अगर करोगे तो आपको लगेंगे 2 मिनट से ज्यादा ही लगेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बेकार है, तो आप 5 से 10 मिनट भी लगा दोगे इस क्वेश्चन। तो मुझे बताना, मैं डिजिटल सम की अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगी कि इस टाइप के कितने भी बड़े क्वेश्चन हो आप कैसे 5 सेकंड में 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो मैंने क्या देखा, मैंने सिर्फ यहाँ एक चीज देखी कि ये सारा जो मल्टीपल है 9 का है, 9 का ये कंप्लीट मल्टीपल है। तो जो मेरा 9 की मल्टीप्लाई, डिजिटल सम कहता है कि जब 9 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करते हैं तो लास्ट में जो भी डिजिट आएगी उसका जो सम होगा वो भी 9 ही होगा। नीचे की टर्म का भी देख लेते हैं, 1 1 2 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, ये 9 10 1 हो गया, 8 9 10 1 हो गया। इनको भी हम इजिली बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि 9 को देखते मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो आंसर आएगा उसकी डिजिट का सम भी 9 ही होगा। अब चलो देख लेते हैं कि जो हमारा 9 जो है वो किस किस का है। 4 और 4 कितना बना, तो 8 ही बना। इसको देख लेते हैं,
12 हो गया ये, और ये आपका 19 हो गया, यानी कि यहाँ से आपका बना सिर्फ 19 को भी अगर आप लिखते हो तो 9 और 1 10, यानी कि सिर्फ एक ही डिजिटल सम बना। अगर हम इसको देखें तो ये आपका कितना बना 9, ये 11 हो गया, और ये आपका 17, यानी कि 17 का अगर हम डिजिटल सम देखें तो ये सिर्फ कितना बना 8 बना। और यहाँ देखें तो 5 4 9 बना। और हमने यहाँ से देखा था कि हमारे क्वेश्चन का भी जो डिजिटल सम है वो 9 बन रहा होगा, 9 बन रहा था, इसलिए जो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल, क्योंकि डिजिटल सम का कंसेप्ट कहता है कि जो आपका एलएचएस होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो राइट हैंड साइड के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि 11 की मान लो आपने मल्टीप्लाई की 11 से, तो ये आपका कितना बन गया 121 बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, चलो इनका डिजिट का सम करके देखते हैं। 2 3 4 कितना बना 4। इनका देखें, एक एक कितना हुआ 2, एक एक कितना हुआ 2, यानी कि 4। और इस ही कंसेप्ट से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने अच्छा खासा टाइम लगाया होगा सोल्व। देखो ये क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे, इससे भी हार्ड हो सकते हैं, रूट के अंदर भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन इजिली सोल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से हम सोल्व करके देखते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के बीच में अगर इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि ये टर्म जो है अगर 120 है तो ये भी 120 होगी। अगर ये सोल्व करने के बाद 50 आ रही है तो ये भी 50 ही आ रही होगी। समझ गए इस बात को? चलो, इस क्वेश्चन में मैंने कैसे किया, इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज समझी कि जब आप 67 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हम इस क्वेश्चन को एक तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शंस पे नजर डालिए। ऑप्शन पे जब आपने नजर डाली तो आपने देखा कि सबका जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है वो सबका डिफरेंट है। यानी कि अगर आप सिर्फ यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक भी निकाल लेते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे। चलिए इकाई अंक ही निकालते हैं, कंप्लीट सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई अंक। देखो यहां मैं आपको सिर्फ वो तरीके बता रही हूँ कि किन चीजों में आपको सुधार करना है जिससे आप इन क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। जब आपने 67 की मल्टीप्लाई की तो आपको पता है कोई टर्म आएगी लेकिन लास्ट में 2 जीरो आएगी, पता है। और माइनस में हम क्या करते हैं, ये कंप्लीट माइनस में करेंगे तो कुछ ऐसे इसको माइनस में करेंगे हम 3 2 5 1 8 माइनस करेंगे। इसको अगर आप माइनस करोगे तो 10 में से 8 गया, कितना आया 2, और 9 में से 1 गया तो ये आपका आ गया 82, यानी कि आपका 82 आ गया। यानी कि अगर ये टर्म जो आई होगी आगे मान लो कुछ भी होगा, लेकिन मुझे एक बात पता है कि उस संख्या के लास्ट में 82 होगा, तो यहां से भी आपका 82 ही बनना चाहिए। हम यहाँ 12 जोड़ देते हैं, यानी कि जो भी टर्म आएगी उसके अंदर हमें लास्ट में 12 ऐड करना पड़ेगा। और अगर हम 90 से किसी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक बात पता है कि लास्ट में 0 तो होगा ही होगा, और 0 में अगर आप दो ऐड करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि अब हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ चाहिए 8, तो यहाँ क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। यानी कि 9 की मल्टीप्लाई आप कुछ ऐसे टर्म से कर रहे होगे जिसके लास्ट में मल्टीप्लाई करने पर 7 आ जाए। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 की मल्टीप्लाई आप जैसे करोगे, मान लो यहाँ 4 7 4 3 इसका आंसर होता, तो अगर आप इसकी 90 से मल्टीप्लाई करते तो लास्ट में 0 तो आता ही, लेकिन 9 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा, और 7 और 1 ये तो अपना 82 बन गया। समझे आप इस बात को? अब आप तीनों ऑप्शन में किसी से भी चेक कर लो, नहीं बनेगा, सिर्फ ये ही इसका आंसर है, इसलिए कितना बन गया 82। तो यहाँ मैंने कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया। आपको इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना है। देखो 3-4 चीजें होती हैं जिनसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। एक तो आपका डिविजिबिलिटी, आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए सभी की, 2 4 8 16 हर टर्म्स की आपको डिविजिबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए। आपको यूनिट डिजिट यानी कि जो इकाई अंक होता है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट आपको देखना आना चाहिए अच्छे से। और लास्ट की 2 टर्म की आपको मल्टीप्लीकेशन करनी अच्छे से आनी चाहिए। ये 4 चीजें ऐसी होती हैं, अगर ये आपकी अच्छी हैं तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करें और तब इसका आंसर बताएं, सिर्फ आपको ऑप्शंस पे नजर डालनी है। देखो ऑप्शन पे नजर डालते ही मुझे पता चल गया कि सभी की इकाई अंक अलग अलग है, तो मैंने इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप भी ऐसे ही तैयारी करना, आप भी ऐसे ही इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चंस लेना उनको भी ऐसे ही करके देखना,
आपको खुद लगेगा कि मैम आपने तो ये क्या बता दिया, हम तो पूरी कैलकुलेशन करते थे तब हमारा लास्ट में आंसर आता था और हम टिक करते थे और हमारी कम से कम 5 मिनट जाती थी। ठीक है, इन चीजों को आपको ठीक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। जब किसी संख्या में 24 की वृद्धि होती है तो यह 110% हो जाती है, संख्या क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, आपको 110% को क्या लिखना है, 100 लिखना है। यानी पहले कोई संख्या 10 थी, अब वो संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। और 11 क्यों हुई, क्योंकि 24 की वृद्धि हुई है। लेकिन हमारे क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि सिर्फ एक संख्या की वृद्धि हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि 24 वैल्यू है 1 की और आपको निकालनी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 10 की। ये आपका आ गया 240। 240 यानी कि पेन कॉपी की भी मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्वेश्चन देखकर ही निकाल सकते हैं। बस आपकी थोड़ी सी इन चीजों की प्रैक्टिस होनी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है कि आपको एक टर्म दे दी और आपसे पूछा गया क्या यह 9 से, और आपको बताया गया कि ये जो संख्या है ये 9 से पूर्ण तरीके से विभाजित है। तो आपको बताना है कि ये स्टार है, यहाँ पर हम क्या रखें कि ये 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आना चाहिए। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी संख्या है ABCDE, जो भी संख्या है आपको कुछ नहीं करना, आपको सभी संख्या का सम करना है। अगर इनका सम 9 से कंप्लीट भाग हो जाता है तो आपकी ये कंप्लीट संख्या भी 9 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं। 5 4 3 2 मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ कोई टर्म आएगी और 7। अब इनको जोड़ते हैं। 5 4 कितना हो गया, 9। 3 2 कितना हो गया, 5। और ये आपका हो गया 7। आपने यहां से देखा 5 4 9, ये तो आपका चला जाएगा 9 से कंप्लीट, तो इसको यहीं काट दो। जितना जितना सम 9 से पूर्ण विभाजित होता चले उनको यहीं काट दो। अब बचा आपका कितना, 7 8 9, और 9 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 12। अब मुझे एक बात बताइए, 12 के अंदर हम क्या जोड़े कि ये 9 से कंप्लीट भाग चला। आप कहोगे मैम 9 एकम 9 होता है और 9 दूनी 18 होता है। अगर आप इसके अंदर 6 ऐड कर दोगे तो ये 9 से कंप्लीट विभाजित हो, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, सी। यानी कि यहाँ सिर्फ आपको देखना था, आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 9 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं का सम करते हैं, सभी संख्याओं का सम करते हैं और चेक करते हैं कि ये 9 से कंप्लीट भाग होता है कि नहीं। ठीक है, हम चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने लास्ट टाइम जब आपको क्वेश्चन कराया था वहां भी मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया था CISI में, क्योंकि आपके इतने हार्ड क्वेश्चन आएंगे ही नहीं कि आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़े। इन क्वेश्चंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपका 10% की दर से 2 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। यानी कि आपको क्या बताना है, आपको CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना है और आपके पास राशि कितनी है, 15,000। तो मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले होता है आपका साधारण ब्याज। तो अगर हम एक बार यहाँ से क्या देख लेते हैं, 15,000 का चलो 10% बताओ मुझे कितना होता है। अभी अभी मैंने बताया था 10/100 करने मत लग जाना, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि 10% निकालना है तो सिर्फ एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। ये आपका बन गया 1510%। समझ गए। आपको अगर 2000 है और आपसे इसका 10% पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 200 आपका बन जाएगा 2000 का 10%। ठीक है, समझ गए इस बात को। ठीक है, अब मुझे यहां से एक बात पता चल गई कि जो 15,000 है, जो 15,000 है, 15,000 का जब मैंने 10% निकाला तो एक साल का कितना आया, 1500। दूसरे साल का कितना आया, 1500। और 1500 1500 ही कितना बन गया, 3,000 बन गया। यानी कि एक चीज मुझे पता है कि 7,000। अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन को देख के ही हमें करना है। अगर आप कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करना चाहते और अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शंस पर सबसे पहले निगाह डालनी है। मुझे एक बात पता है कि मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 3,000 कुछ होगा,
3000 कुछ होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, 3000 कुछ होगा। यहां से मुझे एक बात पता चली, 3000 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि 3000 तो हमारा साधारण ब्याज ही हो गया, तो ये आपका ऑप्शन कट गया। 7000, 50, 500 ये भी नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं जा सकती। अब ये दोनों हो सकती है, तो अब हमें क्या करना है, 1500 का 10% और निकालना है। और 10% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं और इसको हटा देते हैं, और कितना आ गया, 150। यानी कि 3000 के अंदर 150 और जोड़ दोगे तो ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 3150। अभी आपको समझाने के लिए मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, वरना इन क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड में कर सकते हैं। आपको पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यही देखूंगी कि हाँ भाई 15000 है, 15000 का 10% कितना हुआ, एक पॉइंट हटाया, 1500, 1500, 1500, 2 साल का साधारण ब्याज ही 3000 बन गया, तो 3000 और 7500 तो हो नहीं सकता, कुछ और होगा, सीधा 1500 का 10% और निकाला, 150। यानी कि कुछ टाइम नहीं लगता, मुश्किल से हमें 10 सेकंड लगती है क्वेश्चन को निकालने के लिए, वो भी पेन कॉपी उठाए बिना। वरना पता नहीं आपने CI SI के क्या क्या फॉर्मूले, देखो हम कोई फॉर्मूले नहीं रटेंगे, हर क्वेश्चन आपकी समझ से किया जाएगा। आप जब तक समझोगे नहीं, अगर इसी क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा फॉर्मेट और चेंज कर दूंगी तो आप पजल हो जाएंगे, क्योंकि आप फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूले से क्या होता है कि आप उन्हीं चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल कहाँ दिया हुआ है, मूलधन कहाँ दिया हुआ है, रेट कहाँ दिया हुआ है, और अगर आपको समझ है तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को निकाल दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स यानी कि सकारात्मक कारक क्या है। अब इसका तरीका क्या है, आप इसको कैसे फास्ट कर सकते हो, आप कैसे निकाल सकते हो, तो इसका होता है कि आपको कुछ नहीं करना, 360 के आपको निकालने हैं फैक्टर। 360 के फैक्टर निकाले, 2 एकम 2, 2 अठे 16, जीरो, फिर 2 से करते हैं, 2 में 18, जीरो, फिर 2 से करना है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, और फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अगर आप यहाँ 360 का लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और आपका 5 आया है 1। जब भी पॉजिटिव फैक्टर निकालते हैं तो आपको ये तरीका यूज करना है, ये सबसे फास्ट तरीका है पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक कारक निकालने का। आपको कुछ नहीं करना, जितने भी आपके टर्म आए हैं उनकी जो पावर है उनको एक इंक्रीज करके उनकी सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। 3 का हमने क्या कर दिया, 4, 2 का क्या कर दिया, 3, और 1 को 1 बढ़ाकर हमने कर दिया 2। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 आपका, और 24 आंसर कौन सा है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ऐसे ही सारे क्वेश्चन बड़े बेसिक फॉर्मेट से आपके हो जाएंगे। अब अगला अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित, फिर डिविजिबिलिटी रूल आ गया, यानी कि यहाँ आपको पता होना चाहिए, देखो 15 बनता कैसे, जब आप 3 की मल्टीप्लाई करते हो 5 से तब आपका 15 बनता है। तो आपको यहाँ 2 टर्म का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, 3 का और 5 का। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो लेकिन उसके लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना, तब तो वह संख्या 5 से कंप्लीट भाग होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ मैंने जब क्वेश्चन देखा तो इसके लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर फेल हो रहा है। अब मैंने देखा 0 है, 5 है, 5 है, ये तो तीनों हो सकती है, यानी कि अब हमें चेक करना पड़ेगा 3 से। आपकी दोनों टर्म सेटिस्फाई करनी चाहिए क्वेश्चन में, ये नहीं कि सिर्फ आपने 5 से देख लिया, क्योंकि 15 3 और 5 दोनों से मिलकर बन रहा है, तो आपको दोनों का ही डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो भी संख्या है आपको उनका सम करना है, यानी कि उनका योग निकालना है। अगर उसका योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या भी उससे कंप्लीट भाग हो जाएगी। चलिए जोड़ के देखें, यानी कि आपको करना है 2 + 3 + 4 + 5। ये मैं सिर्फ लिखने के लिए बता रही हूं, आप ऐसे मत लिखने लग जाना, कभी आप ऐसे भी लिखने लग जाओ और अपना टाइम वेस्ट करो, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 5 4 कितना होता है, 9, 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 हो गया 9, 12, 14। क्या आपका जो 14 है वो 9 वो 3 से कंप्लीट विभाजित हो जाएगा, आप कहोगे मैम नहीं,
क्योंकि 3 चौके तो 12 होता है और 3 पंजे 15 होता है। आपको टेबल तो आती होंगी, पहाड़े तो आते आते होंगे। देखो अगर कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट करनी है तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि 1 से 25 तक की टेबल आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ताकि मल्टीप्लाई करके निकालो। ये चीजें आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। इनकी प्रैक्टिस किया करो, डेली कम से कम 2 पहाड़े लिख के देखा करो, बार बार उनको मन में दोहराया करो, तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी। आपको कोई कैलकुलेशन की ट्रिक, कोई डिवीजन की ट्रिक, कोई एडिशन की ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलो इसको ऐड करके देखते हैं। 5 1 6 7 8 9 और 9 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या पता अगला भी सेटिस्फाई कर जाए, चेक कर लेते हैं। 9 तो कंप्लीट हो जाएगा, 5 4 9 9 18 हो गया और 2 कितना हो गया, 20 हो गया, और 20 नहीं जाता, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि सी 3 और 5 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप खुद देखना, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपने इन चीजों की प्रैक्टिस कर ली तो एक टाइम अगर आप ऐसे ही कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सीजीएल हो, सीडीएस हो, कोई एग्जाम कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ आपको एक चैप्टर समझा देती हूँ, मान लीजिए मैंने आपको टाइम एंड वर्क यहाँ पर समझा, तो उस चीज को समझाने के बाद आपको करनी क्या है, कैलकुलेशन ही करनी है। मैं आपको 10 तरीके बताऊंगी, 10 तरीकों को आप समझ भी लोगे, लेकिन आप गलती कहाँ करोगे, कैलकुलेशन में गलती करोगे। इसलिए कैलकुलेशन पर काम किया करो, उस चीज को थोड़ा सा फास्ट किया करो, और वो चीजें फास्ट होती है सिर्फ प्रैक्टिस से। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि 237 की मल्टीप्लाई की 432 से और फिर इसकी मल्टीप्लाई की 156 से, आपको इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक क्या है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 2 से की, कितना आ गया, 7 दूनी 14, 14 का हमने लास्ट अंक ही ले लिया, 4 की मल्टीप्लाई की हमने 6 से, और ये हो गया 24, यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर। कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा, हमें 5 सेकंड भी नहीं लग रहा। आपको सिंपल करना था, 7 दूनी 14, 14 का 4 उठाया, 4 से की मल्टीप्लाई की 6 से, और ये आपका 24 का आपको 4 उठाया, यानी कि इस कंप्लीट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो इकाई अंक है वो 4 आएगा। ऐसे करके कोई संख्या बनेगी और इकाई अंक जो बनेगा वो आपका 4 बनेगा। ठीक है, हाँ ये पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी और उसकी पुत्री की औसत आयु ये कुछ इसके अंदर टाइपिंग एरर है, ये पॉइंट नहीं आएगा, ये रेशियो नहीं आएगा, ये 24.5 होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना, ये होगा 24.5। और उसकी जो करंट एज है, यानी कि जो वर्तमान आयु है, उनका रेशियो है 5:2। तो आपको बतानी है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। यानी कि यहाँ बोल रहा है कि मैन एंड सन की जो एवरेज है, एवरेज आयु है वो कितनी है, 24.5 है। अगर मैं इन दोनों की आयु का कंप्लीट सम निकाल दूं तो कितना होगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 9, 2 दूनी 6, आपका हो गया 49। यानी कि जो मैन है और उसका जो बेटा है, अगर उन दोनों की आयु को जोड़ ले तो 49 साल बनते हैं। ठीक है, जहां कह रहा है कि उनकी जो वर्तमान आयु है उसका रेशियो है 5:2, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि 5x + 2x, और कंप्लीट इनका जो सम है वो 49 है। अगर इनको सम करेंगे तो ये आपका 7x बनेगा, और अगर 7 को इससे काटोगे तो 7 7 49, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 7। और इनकी आयु का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 5:2 है। तो आपको क्या करना है, एक्स एक्स हमने लिया था, तो 5 की मल्टीप्लाई 7 से की, 2 की मल्टीप्लाई 7 से की, ये आपका बन गया 35:14। ये तो आपकी परसेंटेज का रेशियो आया है, वर्तमान आयु का रेशियो आया है, लेकिन उसने क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 साल, कि 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें 5 ऐड करना है, इसमें 5 ऐड करना है, ये आपका बन गया 40:19, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। इतना कुछ मैं जो लिखती हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ,
और आपको इन चीजों को स्किप करना है। आपको सिंपल क्या करना था, आपने यहाँ देखा मैन और सन की आयु कितनी है, 24.5 है एवरेज, तो आपको डायरेक्ट लिखना था कि मैन प्लस सन कितना हो गया, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई किससे की, 2 से, ही आपका कितना हो गया 49। दोनों का रेशियो कितना है 5:2, 5 2 कितना हो गया 7, अपनी तरफ से x माना 49, यानी कि x कितना आ गया 7 आ गया, और फिर 7 की आपने मल्टीप्लाई की तो 35 आ गया। आपको यही ऐड करके देख लेना है, 35 में 5 जोड़ा तो 40, लेकिन 40 दो ऑप्शन में है, तो देखो 40 दो ऑप्शन में है तो गलत हो सकता है, तो आपको फिर ये रेशियो भी चेक करना पड़ेगा। और फिर आपने क्या किया, 7 की मल्टीप्लाई 14, 14 में आपने 5 जोड़ा तो 19। ये होता है डायरेक्ट, जो मैं डायरेक्ट आपको यही छोटा सा ये करके बता देती और आंसर लिख देती, और ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, हर सैटरडे आपका मॉक होगा, हर संडे एनालिसिस होगा, आप खुद देखना, आप खुद देखना आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो चुकी होगी कि आप खुद कहोगे कि हमने सच में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन है कि 10 डिग्री, आपको इसका मान बताना है। यहाँ आपको एक टर्म पता होना चाहिए कि tan थीटा की जब मल्टीप्लाई आप करते हो tan 90 माइनस थीटा से, तो ये कितना आता है, ये आता है 1। ये 1 क्यों आता है, क्योंकि जो tan होता है और 90 पर ये क्या होता है, कोट थीटा में चेंज हो जाता है, और कोट थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। यानी कि tan थीटा की मल्टीप्लाई जब आप 1/tan थीटा से करते हो तो 1 आता है। ये मैंने इसका बेसिक फॉर्मेट आपको समझा दिया। ठीक है, यानी कि जहां पर भी थीटा प्लस, यानी कि जब भी आपके दोनों टर्म का सम जो x प्लस वाई है, अगर ये आपका 90 डिग्री बनता है, तो हमेशा क्या होगा, इनकी वैल्यू tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा हमेशा कितना होगा, 1 होगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ है tan 1 डिग्री, अगर इसको हमें 90 डिग्री बनाना है तो दूसरा एंगल कौन सा होना चाहिए, tan 89 डिग्री, यानी कि ये दोनों क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। tan 2 में कितना जुड़ेगा, 88 डिग्री बने जुड़ेगा, तो ये भी 90 डिग्री यानी कि 1 हो जाएगा। और tan 3 डिग्री का अगर आप देखते हो तो ये आपकी टर्म दिखा रही है अप टू, यानी कि हर पेयर बना के 90 डिग्री बन जाएगा। और हमने बोला अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बन गया तो उनकी मल्टीप्लाई हमेशा 1 रहती है। तो यहां से मैंने देखा कि 1 और 89 डिग्री दोनों का सम 90 डिग्री बन गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है, तो ये क्या हो गए 1। ऐसे ही 2 और 88 डिग्री भी 1 हो जाएगा, 3 और 87 डिग्री भी 1 हो जाएगा। सिर्फ आपका बचेगा tan 45 डिग्री, जो किसी के साथ पेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि आपका tan 44 डिग्री यहां होगा, और tan यहां लिख देते हैं tan 46 डिग्री यहां होगा। 46 प्लस 44 जब आप करते हो तो ये आपका 90 डिग्री बन जाता है, और बीच में आपका tan 45 डिग्री रह जाता है। और tan 45 डिग्री की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, tan 45 डिग्री होता है आपका 1, यानी कि कंप्लीट जो मल्टीप्लाई है सबका आंसर 1 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी, यानी कि 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सा अंश सबसे छोटा है। अब सारी वैल्यू जो है आपको फ्रैक्शन में दी गई है, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7। इस क्वेश्चन को निकालने के कई तरीके हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हो कि 7 दूनी 14, 7 या 21, इनमें से छोटा कौन सा है, 2/7, तो आपने इसको काट दिया। चलो इन दोनों में भी देख लेते हैं, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, इन दोनों में छोटा कौन सा है, 4। हमें तो छोटा ही बताना है ना, हमें तो वो ही फ्रैक्शन बतानी है ना जो स्मॉलेस्ट है, तो इनमें से छोटा कौन सा हुआ, तो 5/27 भी हमने हटा दिया। अब हमारे पास बचा 2/7 और 4/7। सेम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, यानी कि छोटा कौन सा है आपका 2/7 है, और 2/7 आपका आंसर। और भी इसके कई तरीके हैं, लेकिन ये तरीका भी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये बेस्ट है। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। और जब भी आपकी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर होती है
3/16, 5/12 और 7/8। जब भी आपसे HCF पूछा जाता है, HCF ऑफ A/B, B/C, कुछ भी टर्म है, मान लीजिए यहाँ D/C था, तो हमेशा जो ऊपर वाली टर्म होती है आप हमेशा इसका तो HCF निकालते हो, और जो नीचे फ्रैक्शन में टर्म दी गई होती है इसका हम LCM निकालते हैं। तो अब निकालो 3, 5, 7 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? आप कहोगे मैम ये तीनों ही प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी से भी भाग नहीं होती, सिर्फ एक से भाग जाती है, हमें तो वो कॉमन फैक्टर ही बताना है। तो आपने बोला मैम ये तीनों किसी से भाग नहीं जाती, सिर्फ एक से जाती है, तो इसका जो HCF हो गया वो 1 हो गया। और 16, 12, 8, नीचे का हमें क्या निकालना है? नीचे का हमें निकालना है LCM, और LCM होता है लिस्ट, आपका जो LCM होता है यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो देखो हमने मान लिया 16, क्या 16 12 से कट जाएगा? क्या 12 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा? नहीं जाएगा। तो 16 से बड़ी टर्म मानते हैं, यानी कि 16 दूनी 32। क्या 32 12 से कंप्लीट कट जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमने ले लिया 16 तिया 48, 48 16 से चला जाएगा, 12 से भी चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, यानी कि 48 आपकी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों टर्म से यानी कि 16, 12, 8 से कंप्लीट विभाजित हो जाएगी। तो हमने लिखा इसका LCM कितना आ गया? 48। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1/48। ठीक है, तो आपको LCM और HCF की भी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जो मुझसे पढ़े हैं शायद वो इन क्वेश्चंस को 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर ही बना रहे हो, क्योंकि उन्होंने इन चीजों पे अच्छी प्रैक्टिस की है। क्योंकि जब मैं कोई चैप्टर कराती हूँ तो मेरा सिर्फ उसको कंप्लीट कराने का मोटो नहीं रहता, क्लास के अंदर ही आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आप इतनी प्रैक्टिस कर लो उन चीजों की कि बाद में आपको उन चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं अपने साथ ही इतने क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करा देती हूँ कि बाद में आपको उन क्वेश्चंस में दिक्कत ही नहीं आती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:1 होता है। 5 लीटर पानी डालने पर शराब का पानी से अनुपात 5:2 हो जाता है, तो मिश्रण में शराब की मात्रा कितनी? ये क्वेश्चन करें। आपने सारे क्वेश्चन की, मैं मानकर चल रही हूं कि आपने सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी, और अब आप देख रहे हैं कि आपकी कोशिश में कहाँ कमी रह गई और किन तरीकों को आप अप्लाई करके उन चीजों को और भी फास्ट कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को यहां करते हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहां दिया गया है कि अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 5:1। आपने क्या किया? 5 लीटर पानी मिला दिया, तो अब ये रेशियो हो गया 5:2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है? अब मुझे एक बात बताइए, ये कंटेनर था, इसमें 1 लीटर अल्कोहल थी और 4 लीटर इसमें वाटर था। अब मैंने इस कंटेनर के अंदर 2 लीटर पानी और मिला दिया, क्या अल्कोहल की क्वांटिटी पर कोई फर्क पड़ा होगा? क्या अल्कोहल अब 1 लीटर से बढ़कर 2 लीटर हो गया होगा? तो आप कहोगे नहीं मैडम, आपने तो सिर्फ पानी मिलाया है, तो पानी 4 लीटर से 6 लीटर हो गया। अल्कोहल पहले भी इस कंटेनर में 1 लीटर था और अब भी 1 लीटर है, तो यहाँ अल्कोहल का रेशियो सेम होना चाहिए। तो हमने देखा कि 5 पहले था और 5 अभी है। इंक्रीज क्या हो गया? पानी इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपने क्या किया था? ऐड किया था 5 लीटर पानी। तो आप यहां से लिख सकते हैं कितना हुआ? 1, और हमारा कितना हुआ? 5। तो आप लिख सकते हैं कि 5 वैल्यू 1 की, और हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है कि जो हमारा ये मिक्सचर है इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी है, यानी कि हमें 5 की वैल्यू निकालनी थी, और ये आपका हो गया 25 लीटर, और 25 लीटर आपका डी। यानी कि इन क्वेश्चंस को करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। मुश्किल से 5 या 10 सेकंड के क्वेश्चंस हैं, तब की तभी आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है, तो इस क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी करने की ट्राई करो, ट्राई करने बिना पेन कॉपी में इसलिए बोलती हूँ। देखो जितनी आप रफ नोटबुक भरते हो उसका मतलब है कि आप कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा निकालते हो, इसीलिए आपकी रफ नोटबुक जल्दी भर जाती है। अगर आपकी रफ नोटबुक का एक ही पेज भरता है इन सारे क्वेश्चंस को करने में, इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट।
ये है बिल्कुल, एक होता है देसी तरीका, एक होता है बिल्कुल जनरल व्यू अपने आप को एनालाइज करने का कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है कि नहीं। अगर आप अपने रफ नोटबुक के ज्यादा पेजेस भरते हैं, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वीक है। और अगर आपकी रफ नोटबुक के पेजेस कम भरते हैं, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को माइंड में करते हैं और नोटबुक में बहुत कम लिखते हैं। और ये चीजें एकदम से नहीं होती कि एकदम से नोटबुक बंद कर दी और अब तो मैं माइंड में ही निकालूंगा और उसी क्वेश्चन में 10 नहीं। अगर आप नोटबुक में 3 स्टेप लिखते हैं, तो आपको क्या करना है, एक स्टेप को स्किप करके अब नोटबुक में सिर्फ 2 स्टेप लिखने हैं और एक स्टेप माइंड में लिखना है। जब इस पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ एक स्टेप नोटबुक में लिखना है और 2 स्टेप माइंड में लिखने हैं। और फिर उसके बाद आपको सारा कुछ कहाँ लिखना है, माइंड में लिखना है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है, वो हमारी नोटबुक से, लैपटॉप से काफी ज्यादा है। आप काफी चीजें इसमें स्टोर कर सकते हैं। हम यूज में नहीं लाते, इसलिए सारा बेकार हुआ पड़ा है। तो धीरे धीरे कोई भी प्रोसेस अगर आप करते हो, तो आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज करनी है। इसी इन अगर आप ऐसे करोगे, तो आपको खुद आपकी चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट दिखे। आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन को करें। चलिए, एक कार 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, 15 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि आपसे पूछा है, डिस्टेंस आपसे पूछा है, यानी कि आपसे दूरी पूछी गई है। आपको पता है दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि गति इंटू समय। ठीक है, अब देखिए, ये यूनिट, दूसरी मैंने आपको चीजें बताई थी कि आपको यूनिट पे ध्यान देना है। यहाँ क्वेश्चन है आपका किलोमीटर पर आवर में, टाइम है आपका सेकंड में, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपको ऑप्शन में देखना है कि आपका जो डिस्टेंस है वो आपका मीटर में। यानी कि आपको सबसे पहले स्पीड को कहाँ चेंज करना है, आपको स्पीड को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। क्योंकि आपके पूरे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, वो एक ही लेवल में होना चाहिए, एक ही यूनिट में होना चाहिए। आप जल्दी जल्दी में इन चीजों को भी गलत कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, गति है 108, लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। अगर मैं यहाँ देखूं, अब इसको काटना है, 18 छिके 108, और 5 छिंदे 30, और 30 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 तिया 45, यानी कि 450। तुरंत क्वेश्चन हो गया। बस आपको हमेशा ये याद रखना है, जब किलोमीटर पर आवर से आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, तो आपको क्या करना है। यहाँ एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, जब भी देखो, किलोमीटर पर आवर जो होता है ये आपकी बड़ी यूनिट होती है, और मीटर पर सेकंड जो होता है ये आपकी छोटी यूनिट होती है। जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाओगे, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18। और जब भी आप छोटी यूनिट को, यानी कि मान लीजिए आपका यहाँ मीटर पर सेकंड होता, आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आवर होता, और आपका जो ऑप्शंस है जो आपसे पूछा गया है वो भी आपका किलोमीटर में होता। अगर आप मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर में चेंज कर रहे होते, यानी कि छोटी यूनिट को जब बड़ी यूनिट में चेंज करते हो, तो आप मल्टीप्लाई करते 18/5। ठीक है, ये चीजें भी मैंने आपको बता दी कि आप इन चीजों को भूलो ना, और इन चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सीआईएसआई के हमने काफी क्वेश्चन कर लिए, और सीआईएसआई का क्वेश्चन में मैं फिर आपको बता देती हूँ, कोई पेन कॉपी हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, इसको पहले आप अपने माइंड के अंदर निकाल के देखा करो, वीडियो को पॉज किया करो, अपने रफ नोटबुक में निकाल के देखा करो, माइंड में निकाल के देखा करो, माइंड को ही अपनी रफ नोटबुक बना लो। जिस दिन माइंड को आप अपनी रफ नोटबुक बना लोगे, आपकी कैलकुलेशन और आपका सिलेक्शन दोनों आपके हाथ में अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रतिवर्षी की दर से 60 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा। यानी कि यहां से आपको पूछा है प्रिंसिपल की वैल्यू, यानी कि मूलधन की वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल उतना ही मिलता है। यानी कि अगर एक साल में साधारण ब्याज आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, तो दूसरे साल भी आपको 100 ही मिलेंगे। 10% के हिसाब से, अगर आपको पहले साल में 100 रुपए मिले हैं, तो दूसरे में भी 100 मिलेंगे, तीसरे साल भी आपको 100 मिलेंगे, और चौथे साल भी आपको 100 मिलेंगे। यानी कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल सेम होता है। चेंज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमारा क्वेश्चन साधारण ब्याज का है।
ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। 5 वर्षों में 6%, यानी कि अगर एक साल में 6% है, मुझे एक बात बताइए, अगर एक ईयर में 6% है तो 5 ईयर में जो आपका रेट है वो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6, 30%। यानी कि जो ये 60 वैल्यू है ये किसकी है? 30 की। और आपको निकालनी किसकी है? प्रिंसिपल यानी कि 100 की। हम प्रिंसिपल को 100, देखो कोई भी है उसको हम कंप्लीट 100% मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रिंसिपल को क्या मान लिया? 100% मान लिया। तो आपने सिंपल इसको सोल्व किया, 3 दूनी 6 और ये आपका कितना आ गया? 200। अब आप इसको लगा रहे होंगे कि SI इज इक्वल टू PRT बाय 100, यानी कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू ब्याज दर समय अपॉन 100। लेकिन आपको अगर पता हो तो ये फॉर्मूला समझ से बना है, ना कि इस फॉर्मूले से समझ बनी है। तो आपको इसी कंसेप्ट पे काम करना है, ठीक है, इन चीजों पे काम करना है। अगर इस क्वेश्चन को देखो तो ये भी क्या कह रहा है, इतने रेट के हिसाब से इतने टाइम के अंदर प्रिंसिपल के ऊपर जो रेट लगेगा वो ही आपका SI होगा। और हमने भी क्या किया है? हमने भी यही किया है कि 5 इंगड़े 30%, यानी कि 60 वैल्यू है 30 की और हमने निकाल ली किसकी, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। अब ये सेम वही क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको काम करना है, सबसे पहले ऑप्शंस पे नजर डालने हैं, आपको यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक देखने। आपने इकाई अंक देख ली, यहाँ पर 1 1 3 1 आई हुई है, 1 1 3 1 आई हुई है। सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन कभी भी सोल्व, देखो सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर मान लो इसको सोल्व करने पर हमारा 3 आंसर आ गया तो हमें तो पूरा इसको देखना ही नहीं पड़ेगा, तो आपको सिर्फ पहले यूनिट डिजिट निकालनी। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? हमें बताया है कि x की वैल्यू 2 है, अगर आप x क्यूब के अंदर 2 रखेंगे यानी कि 2 का क्यूब प्लस 27, ये मैं सिर्फ लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीजें लिख रही हूँ। 243 की मल्टीप्लाई आपने 2 से की और प्लस में 631। अब सिर्फ हम यूनिट डिजिट के हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 की मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होगा 4। 4 की मल्टीप्लाई आप करोगे किससे? 7 से, तो कितना आएगा? 28। तो हमने 28 का 8 ले लिया। यहां से जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 का हमने 6 ले लिया और यहाँ की लास्ट डिजिट हमने 1 ले ली। अब देखो 8 8 कितना हो गया? 16 हो गया। ये हो गया आपका 22 हो गया, 16 और 6 आपका 22 हो गया और ये आपका हो गया 23। यानी कि लास्ट डिजिट जो आएगी इसको सोल्व करने पर वो 3 होगी और 3 हमारा एक ऑप्शन है। इसको टिक करना है और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर निकल जाना है, इसको निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो वाला, यानी कि अनुपात वाला। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है A/B, A/B दिया हुआ है आपको 2/3 और B/C जो है इसकी वैल्यू दी गई है आपको 4/5। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? जहां खाली जगह है वहां पर इसके नजदीक वाले टर्म को लिख देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया कितना हो गया? 15 हो गया। 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। 4 दूनी 8 हो गया। अब इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि जल्दबाजी जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं और एक इजी क्वेश्चन को गलत कर दिया। आपने क्वेश्चन को पढ़ा अच्छे से, इसमें पूछा गया है A/B/BC, BC की मल्टीप्लाई पूछी गई है, यानी कि A का 8 आ गया, B का 12 आ गया और अगर B और C का पूछा गया है तो यहाँ आता 12 की मल्टीप्लाई 15, यानी कि आपका क्वेश्चन हुआ 8 रेशियो, यहाँ लिख देती हूँ 8/12/180, यानी कि आपका C। और आपने ठीक कर दिया जल्दी जल्दी में 8/12/15। और वो किसकी वजह से हमारा 1 नंबर चला गया? जल्दबाजी की वजह से, हमारी बेवकूफी की वजह से, और आपने यहाँ अपना सिलेक्शन छोड़। तभी मैं कहती हूँ कि हर क्वेश्चन को आपको पहले अच्छे से देखना है, एटलीस्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखकर एक इजी क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना। देखो 80% अगर हम आपको मान के चलें कि 100% अगर आपके क्वेश्चन है तो उसमें 80% इजी क्वेश्चन आते हैं और 20% आते हैं हार्ड क्वेश्चन।
अगर आप 80% इजी क्वेश्चन को अच्छे से संयम रख के जल्दबाजी ना दिखाकर कर आते हो तो आपका सिलेक्शन तो 80% में वैसे ही हो गया। और अगर आप सिर्फ इन 20% क्वेश्चन के चक्कर में पड़ जाते हो और इजी क्वेश्चन को भी गलत करके आते हो तो देखो 20% में सिलेक्शन आपका वैसे भी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। तो सबसे पहले इन 80% क्वेश्चन पर आपको कमांड बनानी है ताकि आप अपना सिलेक्शन को श्योर कर लें, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको इन 20% पर आना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन उठा के उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खराब करते हैं और अपना सिलेक्शन खुद ही पीछे लेके जाते हैं। आपने सुना होगा काफी स्टूडेंट कहते हैं मुझे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया मेहनत करते करते लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता, उसका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता अगर उसने इस 80% पर काम किया होता और इस 20% को बेशक से स्किप कर देता। इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ में जल्दी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको वैल्यू बतानी थी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 102 इंटू 98। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड क्या है, सबसे पहले तो आपको देखना है यूनिट डिजिट। जब आपने 8 की मल्टीप्लाई की 2 से तो कितना आया, आपने फिर ऑप्शन चेक किए, इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। तो आपने पहले ही इन दोनों ऑप्शंस को कट कर दिया। फिर मैंने देखा ये 2 ऑप्शन, इन दोनों के लास्ट में 6 और 6 आ रहा है, यानी कि इन दोनों में कोई भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ यहाँ मैंने क्या बताया था कि आपको सिर्फ यहाँ छोटी सी चीज सोचनी थी। मुझे एक बात बताओ, अगर 98 की जगह मैं 100 कर देती तो ये वैल्यू कुछ ऐसी होती, 10200। ये वैल्यू जो है ये इससे कितनी ज्यादा है, यानी कि जब मैंने इसकी 100 से भी मल्टीप्लाई की तो वैल्यू कुछ 10,200 ही बन पाई और ये वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है, यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका आंसर ये, यानी कि यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना था, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है कि आप चीजों को कैसे करते, देखते कैसे हो आप चीजों को। यहाँ अगर आप तुरंत ही सोच लेते कि मान लो यहाँ 100 भी होता तो भी 10,200 आ रहा है और ये तो बहुत बड़ी रकम है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका आंसर कितना आया, 999। तो हर संडे अब क्या होगा, हर सैटरडे आपका टेस्ट होगा और हर संडे आपके क्वेश्चन की एनालिसिस कराई जाएगी। आपको इन चीजों को सिर्फ देखना ही नहीं है, इन चीजों को यूज में लेके आना है। आज जो मैंने आपको चीजें बताई, आपने कई चीजें नई भी सीखी हो। जब आपका अगला मॉक होगा तो आपको अब 1 वीक तक इस ही फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उसमें उन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश। देखो अगर सिर्फ सीख लेने से, सिर्फ देख लेने से, उन चीजों को यूज में ना लेने से तो कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इस फॉर्मेट में सीखकर आपको उन चीजों की प्रैक्टिस भी करनी है। अब अपने क्वेश्चंस को इस नजरिए से देखना है तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए अब अपनी वीडियो को करते हैं खत्म और आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके लिए जब भी इसके ऊपर वीडियो आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए